हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग इसमें यूथ कंपटीशन के इतिहास के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यह पीवाईक्यू यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू है दोस्तों। आने वाले सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या कोई टीचिंग एग्जाम का हो, जीआईसी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने आधुनिक इतिहास को देख लिया है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। तो अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अरबों के आक्रमण एवं सिंध विजय से क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें पहला है कि अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इक्त लयात था, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है, ये जो कि क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें पहला और दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला इसमें गलत है। तो पहला दूसरा ऑप्शन वर्ष के फर्स्ट वाले में दिया गया है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यकाल में 681 ईस्वी के पश्चात कई बड़ी अरबी शक्तियों ने अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। परंतु सिस्तान के लुटेरे एवं सफारी के संस्थापक याकूब इक्त लयात ने काबुल के हिंदू शासक क्षत्रिय लाग तोरमान को पराजित कर 870 ईस्वी में हिंदू शासन की अफगानिस्तान से समाप्ति कर दी गई। अरबों ने सीमांत प्रदेशों में आक्रमण किया। अरब शासक भारत पर शुरुआत में धन लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करते थे, इसी कारण पंजाब को कभी विजित नहीं किए, ना ही कभी उसकी स्थापत्य कला की आलोचना की। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब यात्री था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। उसने 712 में सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। यह भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण था। तो भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण कौन था? तो 712 में सिंध पर आक्रमण, ये भारत पे पहला आक्रमण था मुस्लिमों का। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा, उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा स्थापित किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नगर कौन सा है इनका? तो महफूजा है, और दूसरा नगर कौन सा है? तो मंसूरा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम ये अरब अरब का यात्री था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अरब आक्रमणकारी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया गया था? तो सिंध की विजय ये 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम था महफूजा। महफूजा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, महफूजा। और दूसरा कौन सा? तो मंसूरा दूसरा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार ये उतबी था। उतबी था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, उतबी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद गजनवी का दरबारी यानी कि दरबार में फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी आदि विद्वान थे। उतबी जो कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक तारीख यामनी, यानी कि उतबी की पुस्तक क्या है? तारीख यामनी है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी से ज़्यादा हमला का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी। उसे फारसी का होमर कहा जाता है।
तो फारसी का होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को कहा जाता है। फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है? तो शाहनामा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी एक अरबी इतिहासकार था। यह महमूद गजनवी के दरबार में आने से पूर्व एक विद्वान और राजनयिक के रूप में खीवा देश के शासक की सेवा में था। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया। इसने अरबी भाषा में तहकीके हिंद पुस्तक की रचना की। तो तहकीके हिंद पुस्तक किसकी है? ये अलबरूनी की है। इस पुस्तक में भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सव तथा धार्मिक अनुष्ठानों जैसे दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया गया है। यह संस्कृत यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीति रिवाजों का प्रचलन का वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया है दैनिक यज्ञ का किया है, व्रत का किया है, दान का भी किया है, तीर्थ यात्रा का भी किया है। चारों ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चारों ऑप्शन इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो अलबरूनी के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये जो कि क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। उसका ग्रंथ उस समय का जीवांत भारत से प्रभावित था, जो कि सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनवी राजवंश का संस्थापक या गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था अलप्तगीन। अलप्तगीन ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अलप्तगीन था। गजनी साम्राज्य का स्थापक या संस्थापक अलप्तगीन था। इसकी गुलाम इस इसी का गुलाम सुबुक्तगीन, जो बाद में गजनी की गद्दी पर बैठा था। बाद में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके 998 ईस्वी में गजनी के साम्राज्य का शासक बना। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल ने पराजय के पश्चात आत्महत्या कर लिया और इसका चौथा आक्रमण 1004 ईस्वी में मुल्तान एवं पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब में। फिर उसके बाद 9वां आक्रमण थानेश्वर में, 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर में, 12वां आक्रमण 1018 में मथुरा में कन्नौज के विरुद्ध था। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात पर किया था, ये जो कि इंपॉर्टेंट है। 17वां 16वां आक्रमण, फिर उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंधु के जाटों के विरुद्ध किया गया था। महमूद की सेना में अरब, भारतीय और ताजिक जातियों के लोग शामिल थे। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिस पर अव्यक्तम महमूद अवतारम उत्कीर्ण किया गया था। इसमें नोट में दिया गया है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना, स्थापत्य कला की आलोचना करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा कथन कारण सही है। इसमें दिया गया है कथन ए में कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जो कि सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। इसमें ए सही है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण ये मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो पंजाब का हिंदू राजा जो था वह जयपाल था। जयपाल था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जयपाल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश का गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीम था। भीम था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, भीम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे?
तो इसमें ग्रीक के जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे, इसमें भारतीय सम्मिलित थे, अरब सम्मिलित थे और ताजिक सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ये इसमें ग्रीक के लोग सम्मिलित नहीं थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूट की थी? तो सोमनाथ मंदिर की लूट किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था सोमनाथ मंदिर की लूट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था धन संग्रहण करना, धन संग्रह करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, धन संग्रह करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्के की पृष्ठभाग पर कलमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तम महमूद अवतारा है, ये किसने कहा है? ये कहा है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोहार में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। तो लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में ये खुसरो मलिक था, खुसरो मलिक लाहौर में अंतिम गजनवी वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, खुसरो मलिक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसने 1186 में महमूद गजनवी ने अपदस्थ करके किले में कैद करके कर दिया, जहां कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ये लेन पुल के द्वारा कहा गया है, लेन पुल के द्वारा। ऑप्शन वर्ष का सी वाला राइट आंसर होगा, लेन पुल के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरबों की सिंध विजय को एक घटना एक परिणाम रहित विजय के रूप में लेन पुल ने वर्णित किया है। इनके अनुसार अरब वासियों की भारतीय विजय इस्लाम और भारत के इतिहास का एक अपूर्व अध्याय है, जिसका देश पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि इसमें कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए तुर्की आक्रमण सफल हुए, ये भी सही है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफी सफल हुए। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सुबुक्तगीन था। तो अरबी मुसलमान कौन था? तो अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था और तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा एम हबीब का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा एम हबीब का है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गौरी के आक्रमण और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। तुर्कों की इन विजयों का परिणाम केवल राज्य सत्ता का परिवर्तन मात्र ही नहीं था, बल्कि दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ। मोहम्मद हबीब ने इस इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। इसके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका। इसी तरह हबीब उत्तर भारत पर तुर्की विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। कुलीन वर्ग सल्तनत काल में एक शक्तिशाली बल थे। अधिकांश कुलीनों के मूल रूप में तुर्की थे। सरकार में अधिकांश प्रांतीय गवर्नर, सैन्य कमांडर और उच्च रैंकिंग अधिकारी इस वर्ग से आए थे। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से तुर्कों से बनी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किससे बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा
तुर्क से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तुर्क से बना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे किया गया था? ये मुल्तान में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मुल्तान में किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ससबनी वंश के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान यानी कि आक्रमण सन 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। 1178 में गोरी की गुजरात पर आक्रमण किया, तत्पर सोलंकी चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय यानी कि मूलराज द्वितीय इनको कहा जाता है, इनके हाथों पराजित हुआ। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। गोरी की भारत में क्या थी? पहली ये पराजय थी। फिर उसके बाद आता है उसके पश्चात 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी ने चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने हराया। किसको? गोरी को। लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। पहले युद्ध में गोरी पराजित हुआ था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उत्तर भारत को जीत लिया। चंदावर के युद्ध 1194 में लड़ा गया था। इसमें राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को किसने सबसे पहले पराजित किया था? ये पराजित किए थे भीमद्वितीय। भीमद्वितीय ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भीमद्वितीय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित शासकों कौन सा शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन शासक था जो प्रसिद्ध था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय था जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो किसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, तराइन के द्वितीय युद्ध में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो 7 का इसमें राइट आंसर होगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो चंदावर की जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है ये है, कहाँ पे है? ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था जयचंद्र और सिहाबुद्दीन गोरी के बीच में। जयचंद्र और सिहाबुद्दीन गोरी के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये विग्रह राज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, विग्रह राज के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव एक प्रतापी राजा था। उसने हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया था। वह यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक नाटक की रचना की थी। वह स्वयं तो कवि था ही, कवियों और विद्वानों की परंपरा को सतत चालू रखने के लिए अपनी राजधानी अजमेर में उसने सरस्वती मंदिर नामक एक विद्यालय की स्थापना किया था। इसी विद्यालय पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी किए कि आदेश दिए कि जिन पर हिंदू देवी देवता की आकृति हो? तो किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिया था जिन पर हिंदू देवी देवता की आकृति है? ये किसके द्वारा आदेश दिया गया था? ये दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन है तथा मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। ये सिक्के द्विभाषी हैं। मोहम्मद गोरी के सिक्के देहलवी के नाम से जाना गया है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं की पराजय मुख्यतः आपसी फूट एवं राजनीतिक एकता के अभाव के कारण हुई है। प्रत्येक राजा को अकेले ही युद्ध करना पड़ता था, मानो वह केवल अपने और अपनों के लिए लड़ रहा हो, संपूर्ण देश के लिए नहीं। घोर संकट के समय हमारे शासक मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी के
विरुद्ध युद्ध न कर सके। इसीलिए राजनीतिक एकता और उचित ढंग, संगठन और योग्य नेतृत्व का अभाव ही हार का प्रमुख कारण बना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसमें पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें जाति व्यवस्था के दोष, जो कि गलत है। धार्मिक संघर्ष, ये भी गलत है। तो राजनीतिक एकता का अभाव था। क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राजनीतिक एकता का अभाव था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये पृथ्वीराज के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पृथ्वीराज के लिए। पृथ्वीराज को माना है, ये जो आंसर आयोग ने माना है, पृथ्वीराज को माना है। यह चौहान वंश का शासक था। 1177 में गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसने समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया, किंतु अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित किया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर लाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? ये कथन है हसन निजामी का। हसन निजामी का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, हसन निजामी का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की पराजय हुई। भारत में मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने सजगता और श्रेष्ठता युद्ध प्रणाली के कारण मुस्लिमों की जीत हुई। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर गया और उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। फिर उसके बाद आता है कि इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासरी में लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर अजमेर में ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर गुलाम वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश की विजय करके उन्हें अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अधीनता में रख दिया था। 1206 में ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐबक को क्यों नहीं? ऐबक को नहीं, क्योंकि ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था, दिल्ली से नहीं। इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को अपनी राजधानी कौन बनाया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 गुलाम वंश से है। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश से क्वेश्चन को। गुलाम वंश में क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? ये किसने माना है? ये आरपी त्रिपाठी के द्वारा माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, आरपी त्रिपाठी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा है। इल्तुतमिश प्रथम इलबरी तुर्क शासक था। 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद इसे उस नगर का अमीर बनाया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बदायूं की एकता प्रदान किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रथम इलबरी शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश जो कि प्रथम इलबरी शासक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश है, दिल्ली को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था।
चंगेज खान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार करने के बाद 1221 ईस्वी में ख्वारिज़ में शाह के बड़े पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए, जो कि मंगोलों के भय से गजनी चला गया था। चंगेज खान ने उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार करके भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई से काम लिया और उसे सहायता देने से इनकार कर दिया। इसी तरह भारत उसके न आने की संभावित से लूटपाट और भविष्य उत्पाद से बच गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी ये किसका वजीर था? ये इल्तुतमिश का वजीर था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश का वजीर था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निजामुद्दीन जुनैदी, जो कि इल्तुतमिश का वजीर और एक योग्य प्रशासक था, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जुनैदी उसके पुत्र फिरोज का वजीर नियुक्त हुआ था। जब रजिया शासक हुई थी तो जुनैदी ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसका विरोध किया, किंतु अंततः इस गुट की पराजय हुई। जुनैदी के स्थान पर अपने विश्वासपात्र ख्वाजा मुजाहिबुद्दीन को रजिया ने अपना वजीर बनाया। इल्तुतमिश ने इमादुद मुल्क को रावत-ए-अर्ज की उपाधि दिया था। इमादुद मुल्क एक दास था और अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आरिजे मुमालिक के पद पर बलबन ने नियुक्त किया था। आरिजे मुमालिक, जो कि ये मंत्रालय होता था, दीवाने आरिज कहलाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्तनत काल में रावत-ए-अर्ज की पदवी दी गई थी। तो ये किसको दिया गया था? तो इमादुद मुल्क को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इमादुद मुल्क को दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत अब अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है इल्तुतमिश का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश का कथन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश ने तुर्कों को बड़ी संख्या में इक्ताएं प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अब अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से मांगपत्र प्राप्त करके अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति यानी कि खिलियत प्राप्त किया। उसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलियत प्राप्त किया था? ये किस सुल्तान ने किया था? ये इल्तुतमिश था, सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सुल्तान इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहन करके सुल्तान तथा जनता के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। न्याय के लिए सुल्तान ने राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी तथा अमीरे दाद नियुक्त किए थे। इनके निर्णयों के विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे। अंतिम फैसला उसी के द्वारा किया जाता था। न्याय व्यवस्था में सुल्तान सर्वोपरि होता था। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे। इनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियादी सुन करके तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? ये कौन था? ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित करवाया था। चांदी के
टंके का वजन 175 ग्रेन का होता था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। उसने अपने लिए भी शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया था। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। उसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टंके पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो ये सुल्तान शुरू किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वो कौन था? ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का काल सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। इसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब प्रदेश पर आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों के बीच नगद वेतन के बदले बांटा जाता था, परंतु उसे भूखंड के मालिक नहीं होते थे। बस वे केवल उनके लगान ही का उपयोग कर सकते थे। एकता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुफ्ती, अमीर और मलिक कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है एकता का वह एकता का अर्थ वह जो भूभाग था तो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा सैन्य सेवा के बदले में दिया जाने वाला भूमि होता था एकता। तो सैन्य सेवा के बदले में भूमि दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें कहा जा रहा है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जो कि ये सही है। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है, ये भी सही है। दोनों इसमें कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। तुर्क सुल्तानों के द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीर यानी कि सरदारों का एक दल का गठन किया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चलीसा 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, जिसका अंत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के द्वारा किया गया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू किसके द्वारा किया गया था और समाप्त किसके द्वारा किया गया था, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया था? ये कौन था? ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश ईरानी परंपरा राजतंत्रीय परंपराओं को भारतीय वातावरण में समाहित करने वाला वंशानुगत उत्तराधिकार आधारित राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ईरानी अथवा फारसी परंपरा अनुसार वहाँ पिता के बाद पुत्री को राजसत्ता मिलने के उदाहरण मिलते हैं। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामांकित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासन के दौरान 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिया बनी थी, जिसने सन 1240 तक शासन किया था। उसने उम्मद उल निस्वा के विरुद्ध धारण किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्क अमीरों का विशेष योगदान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? ये रजिया सुल्तान था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का हाथ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तुर्कों का हाथ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंशज का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, नासिरुद्दीन महमूद था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नासिरुद्दीन महमूद जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन के बाद 10 जून 1246 ईस्वी के दिन गद्दी पर बैठा, जो सुल्तान इल्तुतमिश की संतान नहीं वरन पौत्र था, जिसने 1265 ईस्वी तक शासन किया, जो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसके बाद बलबन सिंहासन पर बैठा, इसने 1287 तक शासन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि बलबन के शासनकाल में तुगरील खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बलबन के शासनकाल में तुगरील खां का विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बंगाल में हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरील खां ने 1279 में विद्रोह किया था। वह बंगाल का सूबेदार था, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। इस विद्रोह का दमन स्वयं बलबन के द्वारा किया गया था और तुगरील को मार डाला। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? ये था तुगरील खान। तुगरील खान था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तुगरील खान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? तो रक्त और लौह की नीति में बलबन विश्वास करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बलबन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी। उसने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक राज्य किया था। बलबन एक तुर्क गुलाम था, जो गुलाम के रूप में भारत लाया गया था और इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था। बलबन ने अपने फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित असरा सियाब का वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल चलीसा का दमन किया था। इसने ईरानी त्योहार नवरोज प्रथा का आरंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो किसने ईरानी त्योहार नवरोज का प्रारंभ किया था? ये बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बलबन जो कि गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बलबन ने पूरी एक वर्ष मेताबियों के दमन और दिल्ली के निकट जंगली कटवाने में समर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी? ये बलबन के विषय में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बलबन के विषय में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बलबन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था? ये बलबन के द्वारा किया गया था। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, जो कि सही है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो ये भी सही, दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलबन तुर्कान ए चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आगे चल करके नासिरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान ए चहलगानी का दमन कर दिया। इसमें दोनों कथन क्या था? सही था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल
स्रोत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा, इसका जो मूल स्रोत है ये है बरनी। बरनी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बरनी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बरनी से बलबन के राजत्व की जानकारी मिलती है। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार पारसिया यानी कि फारस या ईरान से लिया गया है। बरनी द्वारा संकलित वस्या अथवा वसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है। दूसरे भाग में बलबन द्वारा अपने पुत्रों को राजत्व संबंधी दिए गए निर्देशों का वर्णन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध शासकों व राजनीतिज्ञों के वसाया यानी कि वसीयतों को संकलित कराना मध्यकालीन फारस की एक लोकप्रिय परंपरा थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ी की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 के इसमें राइट आंसर होगा उसका कमजोर स्वभाव, ये जो कि इसमें कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने तुर्क सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। यही उसका सबसे महान कार्य था। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने आंतरिक शांति की पुनः स्थापना और सल्तनत की उत्तर पश्चिम की सीमाओं की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध के लिए उसने मंगोलों के आक्रमण से बचाया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठोर स्वभाव के कारण बड़े बड़े तुर्की सामंतों की शक्ति को कुचलकर इस देश में तुर्की शासन को नया रूप दिया। वह कमजोर स्वभाव का वाला व्यक्ति नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें ए में कहा जा रहा है कि बलबन अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी सही। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान बलबन सुल्तान पद को गौरवशाली बनाने के लिए सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। सुल्तान बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सुरक्षा दुर्गों का निर्माण करवाया। अपने चचेरे भाई शेर खान को सीमाई क्षेत्र का सूबेदार बनाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी, जो कि सही है। बलबन के द्वारा विस्तार की नीति नहीं अपनाया गया था, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि बरनी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है, ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण आर में कहा जा रहा है कि बरनी निरंतर हो रहे मंगोलों के आक्रमण के भय का उल्लेख करता है। दोनों इसमें सही है लेकिन व्याख्या इसका नहीं करता है, क्योंकि मंगोल आक्रमण के भय के अतिरिक्त सुल्तान को पद को पुनर्स्थापित करने एवं आंतरिक विद्रोह को व्यस्तता के कारण बलबन ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सल्तनत के पुनर्गठन पर जोर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था, ये किस पद्धति पर? ये फारसी पद्धति पर किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, फारसी पद्धति पर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि बलबन ने अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए फारस की रहन सहन परंपराओं को अपनाया था तथा अपने दरबार में मध्य एशिया के सल्जूक तथा ख्वारिज्मी सुल्तानों के ढंग का शिष्टाचार प्रचलित करवाया था। उसने अपने पौत्र के नाम भी फारस के संभ्रांतों की भांति कैकुबाद, कै खुसरो और कैक्रास रखा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन कौन करवाया था? ये बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बलबन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन किया था। उसकी आदर्श ईरानी बादशाह थे, जिसने सिजदा यानी कि भूमि पर लेट करके अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर के उसके चरण को चूमना, ये क्या होता था? पैबोस होता था। इन जैसी प्रथाओं को ईरानी की प्रथा को आरंभ किया था। ईरानी प्रथा ये थी सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस बलबन के द्वारा चलाया गया था, ये ईरानी प्रथा था। उसके दरबारियों के लिए शराब पीना निषिद्ध कर दिया गया और उन्हें विशेष वस्त्र धारण करके ही दरबार में आने की आज्ञा दी गई। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत से मनाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है
कि बलबन अपने अधिकांश वंशज मानता था। तो ये किसका वंशज मानता था? ये अफरासियाब का वंशज मानता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अफरासियाब का वंशज मानता था बलबन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन अपने राजनीतिक आदर्श के लिए फारस के पौराणिक वीरों से प्रेरणा लेता था। बलबन ने स्वयं को वंशावली को फिरदौसी के शाहनामे में वर्णित वीर तुरान के तुर्क पौराणिक अफरासियाब से जोड़ता था। संजर जो कि इस्लाम का नायक अपने आप के पथ प्रदर्शक घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कथन में कहा जा रहा है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानत क्षति थी, तो ये भी इसमें सही। दोनों सही, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए थे। बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन नंबर 41 में कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें सही सुमेलित कराना है कथन और कारण में। इसमें दिया गया है कथन ए में कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत की परिभाषित किया था, जो कि सही है। इसलिए क्या था क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला था सुल्तान के पद ईश्वर के प्रदत्त किया हुआ होता है, और दूसरा है कि सुल्तान की निरंकुशता होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, नियमत ए खुदाई है, और उसका स्थान केवल उसके पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान के कार्य करने की प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने अपने आप को अफरासियाब वंशज घोषित किया है तथा ईरानी परंपरा के आधार पर दरबार का गठन किया है। इन सब कार्यों का मुख्य उद्देश्य ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बलबन के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? ये किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने राजत्व की धारा में बलबन के विचारों का अनुसरण किया था। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था और खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। उसका विश्वास था कि राजा सामान्य मनुष्य से पृथक है और उच्च और दैवीय शक्ति संपन्न होता है, अतः राजा की इच्छा ही कानून है और समस्त प्रजा उसको मानने के लिए बाध्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 44 में तो इसमें दिया गया है शासक और कबीला दिया गया है। तो इल्तुतमिश ये किस कबीले का था? ये शमसी कबीले का था इल्तुतमिश, पहला सही है। बलबन, ये बलबन जो कि इलबारी इलबारी का था, तो तीसरा सही है। जमालुद्दीन याकूत ये जो कि हबसी कबीले का था, तो चौथा सही है। और मंगू ये जो कि मंगोल कबीले का था, तो दूसरा सही है। ए का पहला, डी का तीसरा, सी का चौथा और डी के इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी का दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला इसी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश जो कि शमसी, बलबन जो कि इलबरी, जमालुद्दीन याकूत हबसी और मंगू ये जो कि मंगोल था, मंगोल वंश का था या मंगोल कबीले का। क्वेश्चन नंबर 45 है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? ये किसके सिक्के पे हुआ है? ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। इल्तुतमिश के सिक्के पर एक और मुस्तनसीर अमीर लिमोमिन तथा दूसरी ओर श्री खलीफा नगरी लिपि में अंकित था। कुछ सिक्कों पर श्री खलीफा एक भाग में और श्री हमीर दूसरे भाग पर लिखा हुआ था। इल्तुतमिश के कुछ सिक्कों पर कलमा मिलता है, लेकिन सभी सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तसीर का नाम अंकित करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। तो मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा पारसियों से। पारसियों से ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पारसियों से। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला नवरोज त्योहार दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने इस उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने भी अपनी धर्म संसद में पारसी धर्म से प्रचलित अग्नि पूजा को सही ठहराया और अपने धर्म दीने इलाही में इसका अंकन बनवाया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो आइए हम लोग देखते हैं खिलजी वंश से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है खिलजी वंश में कि किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बसाए गए। ये किसके शासनकाल में? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1292 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन ने समय नष्ट नहीं किया और अपने सेना को लेकर के सिंधु नदी तक पहुंच गया और मंगोलों को पराजित किया। बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। सिंध के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणामतः उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की विरुद्ध धारण किया था। यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किस सुल्तान ने धारण किया था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक था, अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उसकी विजयों और सफलताओं ने इसे इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि ग्रहण किया और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतना और नवीन धर्म को आरंभ करने की इच्छा भी करने लगा, परंतु उसके वफादार मित्र कोतवाल अलाउल मुल्क अलाउल मुल्क ने उसे सलाह दी कि पहले वह भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतने का प्रयत्न करे और नवीन धर्म चलाने का विचार त्याग दे, क्योंकि यह कार्य शासकों का न होकर के पैगंबरों का होता है। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह मान ली और भारत में ही एक विस्तृत एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो ए में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन की प्राप्ति के अभियान थे, जो कि ये क्या है सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये जो कि क्या है गलत है। सेम टू सेम क्वेश्चन यही यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 2026 में यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन यूपीएलटी में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें ए वाला सही है, आर वाला क्या है गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर क्या है गलत है। वो दक्षिण का अभियान किया था धन के लिए, धन के लिए दक्षिण का अभियान किया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान साम्राज्य के विस्तार के लिए न होकर के उसकी धन प्राप्त करने में लिप्सा थी। अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों को कब्जे में करने का प्रयास नहीं किया है। उसने केवल विलय करने की कोशिश भी सिर्फ धन के उपहार और प्राप्त करके वापस लौटा दिया था। धन को लेकर के उसके राज्य को वापस लौटा दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कथन ए और कारण आर दिया गया है, पढ़ करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है।
तो इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन की प्राप्ति का प्रयास था, जो कि ये क्या है, सही है। उसने दक्षिण राज्यों को विलय नहीं किया था, तो ये भी इसमें क्या है, सही है, दोनों इसमें सही है। दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया था अपने राज्य में, सही है, दोनों सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है, तो ये किसने दिया है? ये दिया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अमीर खुसरो ने ख्वाजाइन उल फुतूह तारीखे अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का विवरण देते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोसों से कराह रहे थे। मलिक काफूर के दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत अमीर खुसरो ने वर्णित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा, ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें रणथंभौर दिया गया है, जो कि हमीर देव है रणथंभौर के शासक। तो तीसरा सही है। चित्तौड़ का शासक कौन है? राणा रतन सिंह है चित्तौड़ का शासक, तो चौथा सही है। देवगिरी का शासक कौन है? तो राजा राय रामचंद्र हैं देवगिरी के शासक, दूसरा सही है। गुजरात के शासक कर्णदेव हैं, तो पहला सही है। ए का इसमें तीसरा, बी का चौथा, सी का इसमें दूसरा, डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रणथंभौर का हमीर देव हैं, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह है, देवगिरी का राजा राय रामचंद्र हैं, गुजरात का कर्णदेव हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि ये दिया गया था रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रामचंद्र देव, जो कि ये देवगिरी का शासक था, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को पराजित किया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को अपार धन भेंट किया। इसने प्रसन्न होकर के अलाउद्दीन ने उसको राय रायन की उपाधि प्रदान किया था और उसके राज्य को वापस कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो कौन था? ये था सिहाबुद्दीन उमर था। सिहाबुद्दीन उमर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सिहाबुद्दीन उमर था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने राम देव की पुत्री झत्यपाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र सिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं का संरक्षक घोषित किया। स्वयं को संरक्षक घोषित किया। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और उसके छोटे भाई सादी खां को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, उसे काफूर ने बंदी बना लिया और अपने कुछ सैनिकों को उसकी आंखें निकलवाने के लिए भेजा, किंतु मुबारक ने उन सैनिकों को रिश्वत देकर के काफूर को मरवाने का वापस भेज दिया। उन्होंने सरलता से इस कार्य को संपन्न कर दिया। इस घटना के 2 माह बाद अपने भाई सिहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ करके अंधा करा दिया और स्वयं को सिंहासन हस्तगत कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो ये काकतीय वंश का था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा काकतीय वंश का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहां काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। अलाउद्दीन ने 1309 से 10 में ईस्वी में दोबारा मलिक काफूर को तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर दी और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया गया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था?
ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले में घेरा डाल दिया। राजा रतन सिंह 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा, अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है विजय को। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा गुजरात विजय, ये सबसे पहले आएगा गुजरात विजय। के बाद रणथंभौर का विजय, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद रणथंभौर के बाद इसमें चित्तौड़ का विजय आएगा, ये तीसरे नंबर पे, और वारंगल का विजय ये चौथे नंबर पे। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय का जो सही कालानुक्रम है, गुजरात जो कि 1299 में विजय किया था, रणथंभौर का 1301 में, और चित्तौड़ का 1303 में, वारंगल का विजय 1310 में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देवगिरी शंकर देव थे शासक, जो कि सही है। वारंगल का कौन था? तो वारंगल का रुद्रदेव थे। यहाँ पे रामचंद्र देव दिया गया, जो कि ये क्या है? गलत है। यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। होयसल का वीर भल्लाल थे, सही है। मधुरा का वीर पांडे थे, ये भी सही है। तो वारंगल का शासक कौन था? रुद्रदेव थे, रुद्रदेव थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देवगिरी जो कि रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल का रुद्रदेव, होयसल का वीर भल्लाल और मधुरा का वीर पांडे शासक थे। फिर उसके बाद आता है, शंकर देव राजा रामचंद्र देव का पुत्र था, जो कि 1310 में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी की समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो इसके बीच की सीमा क्या थी? तो ये सिंधु थी, सिंधु थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सिंधु थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए गए थे, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर रोक दिया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था? ये किसने नियुक्त किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किले की मरम्मत करवाई गई। सभी किलों में अस्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी करवाई गई, जिसके समय में ही मंगोल के आक्रमण और राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ये भी इसमें सही, दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें, अच्छा सॉरी, इसमें दोनों सही है। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि ये क्या है? गलत है। दोनों क्या है? सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि सही है। और आर में कहा जा रहा है कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये सही नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों कथन कथन और कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोलों के निरंतर आक्रमण हुए। उनके आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय तथा अथवा प्रतिरोध की भावना थी। तरगी के आक्रमण ने अलाउद्दीन को सचेत कर दिया। उसने सीरी के किले को दृढ़ किया और किले की मरम्मत करवाई। सीरी नगर की स्थापना 1303 में दिल्ली के निकट की गई थी। बर्नी ने इस नौ नगर की संज्ञा दी थी। उत्तर पश्चिम सीमा के पुराने किलों की मरम्मत कराई। कुछ नवीन किले भी बनवाए।
उन किले में अस्थायी सेना रखी, सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए पृथक सैनिक, एक सूबेदार यानी कि सीमा रक्षक की नियुक्ति किया तथा अपनी सेना की संख्या और युद्ध कुशलता में वृद्धि की। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई थी? तो मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मलिक काफूर को। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सपेंशन दिया गया है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य सेना नायक था, वह नपुंसक था। उसने अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, उसे हजार दिनारी भी कहा गया। अलाउद्दीन यानी कि सुल्तान ने उसमें सेना में उच्च पद प्रदान किया था, वह शीघ्र ही सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय काफी अंशों में मलिक काफूर को ही दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? क्वेश्चन नंबर 19 के इसमें राइट आंसर होगा, इसमें अलब्त खान, उलुग खान, नुसरत खान और जफर खान थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। आंतरिक विद्रोहों के दबाने, भारत विजय की लालसा को पूरा करने, अपने शासन की निरंकुशता को बनाए रखने के लिए, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन अपने समय में कुछ योग्य सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त करने में भी सफल हुआ। नुसरत खां, अलब्त खां, नुसरत खां, अलब्त खां और उलूग खां, जफर खान और मलिक काफूर ने न केवल मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की, अपितु राज्य का विस्तार भी किया। बाद में के समय में गाजी तुगलक मलिक ने भी उत्तर पश्चिम सीमा में सुरक्षा करने के श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिया योग्यता का परिचय दिया। निस्संदेह इन सेनापतियों को श्रेष्ठ बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का भी हाथ रहा होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? 20 का इसमें राइट आंसर होगा गाजी मलिक था। गाजी मलिक था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गाजी मलिक था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि गयासुद्दीन तुगलक का नाम ही गाजी तुगलक अथवा गाजी मलिक था। जलालुद्दीन के समय में वह सैनिक था। अपनी योग्यता व प्रगति करता गया और 1315 में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त किया। उसी पदवी पर रहते हुए गाजी मलिक ने खुसरो शाह को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बन गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन और कारण दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया था, दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये जो कि क्या है सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये जो कि क्या है गलत है। तो ये सही है, आर इसका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ये सही है, आर गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी में इसने सिक्कों पर अपना लेख सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी के रूप में करवाया था। इसने विशाल सेना रखरखाव को देखते हुए आर्थिक सुधार लागू किए, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित किए, जिनके मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती थी। अतः मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी से इसमें से कौन सा कथन संबंधित है? तो पहला है कि उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद ही जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, जो कि सही है। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, ये सही नहीं है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, ये सही है। तो पहला और तीसरा वाला सही है। पहला तीसरा इसका सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला तीसरा इसका क्या है सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन करवाया था, जिसे मसाहत कहा गया है। इसके अलावा उसके समय में गवर्नरों के पास विशेष अधिकार नहीं थे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, अपितु भूमि की पैमाइश करके कृषकों के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल की व्यवस्था दिल्ली व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही लागू की जा सकती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था?
ये बकाया लगान वसूली के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बकाया लगान वसूली के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। वसूली प्रणाली के दोषों के संदर्भ में आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि राजस्व एकत्रित में निहित दोषों में एक त्रुटिपूर्ण वसूली भी था, जिसके कारण बहुधा राशि बिना वसूल की जा रही थी। राजस्व निर्धारण एकमात्र एकत्र करने का तंत्र अभी अविकसित था, अतः वसूल न किया हुआ बकाया अपरिहार्य था। खालसा भूमि के विस्तार से निचले दर्जे का राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें अधिक संकट इसमें अधिकांश भ्रष्ट और लुटेरे थे। अतः अलाउद्दीन इन दोषों को दूर करने के लिए दीवाने मुफ्तखराज नामक विभाग की स्थापना किया था। तो दीवाने मुफ्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 24 है कि दीवाने मुफ्तखराज का संबंध किससे है? तो दीवाने मुफ्तखराज का संबंध ये भू राजस्व से है, भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दीवाने मुफ्तखराज की स्थापना किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। ये किससे संबंधित था? तो ये सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसके विषय में विस्तृत वर्णन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने 8 आर्थिक विनियमन पारित किए हैं, जिसमें से पहला अधिनियम सभी प्रकार के गल्ले यानी कि अनाज का अभाव निश्चित करने से संबंधित था। यह योजना सैनिक उद्देश्य से प्रेरित मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का बहुत सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विशाल सेना के रखरखाव की दृष्टि से अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसके अंतर्गत बाजार कीमतों को नियंत्रित करना भी शामिल था। इस प्रयास को बहुत सफलता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं है? तो दरोगा ए मंडी, जो कि ये बाजार के नियंत्रण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसमें सेना ए मंडी का कार्य व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। वह बाजार के उतार चढ़ाव व बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। अलाउद्दीन ने बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने एवं सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की थी, जिन्हें बरीद ए मंडी कहा जाता था। दीवाने रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्री होते थे, बाजार की देखभाल कार्य करते थे, अर्थात इस विभाग का प्रमुख था। इस पद पर सुल्तान का विश्वास पात्र याकूब नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको स्थापित किया था? तो ये किया था दीवाने रियासत को। दीवाने रियासत को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दीवाने रियासत को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली का विकास किया। वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु उसने दीवाने रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्री के पद का सृजन किया था। उसने दीवाने रियासत के पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया था। दीवाने इंसद दिल्ली सल्तनत का लेखक होता था। उस पर शाही पत्र व्यवहार की जिम्मेदारी होती थी। दीवाने रसालत दिल्ली सल्तनत का विदेश मंत्री होता था। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग होता था। दीवाने अर्ज क्या होता था? ये सैन्य विभाग होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% भूमि कर यानी कि खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसे भूमि का पैमाइश यानी कि नाप करवाया था। बिस्वा को एक इकाई माना था। लगान सीधे राज्य के द्वारा वसूल किया जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में लूट का माल खुम्स होता था, जिसमें राज्य का हिस्सा 1/5
सैनिकों का 4/5 होता था। तो राज्य का हिस्सा कितना होता था? 1/5 होता था और सैनिकों का 4/5 होता था। अलाउद्दीन ने इस्लामी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी बड़ी सेना के रखरखाव के लिए यह धन आवश्यक था। इसीलिए 4/5 हिस्सा यानी कि 80% कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लगान खराज पैदा का 1/2 भाग कर दिया था। मकान और चराई कर 2 नए कर लगाए थे। चराई कर जो कि दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया। तो ये किसने बंद किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंद किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता देने की प्रथा स्थापित की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार तथा मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया। इसने इक्ता प्रथा को बंद कर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में साम्राज्य की सीमाओं पर असीम विस्तार और पुराने क्षेत्रों में बसे किसान वर्ग पूरी लगान लगाना, ये दो काम ही एक ही साथ किए गए थे। शासक वर्ग के राजस्व में इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिन्हें इक्ता व्यवस्था को प्रभावित किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? ये किस शासक के द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, राशनिंग प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। इसने ही रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान यानी कि पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने भूमि पैमाइश करा करके सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि सरा की चिंता नहीं है? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया है कि सरा की चिंता नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा और उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं किया। अलाउद्दीन की लौकिक शक्ति ने धार्मिक शक्ति को पूर्णतः आच्छादित किया। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं और एक स्थिर बुद्ध व धर्मांध शासकों की अपेक्षा एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता को अधिक महसूस करती हैं। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने यह विचार प्रकट किया कि राजनीतिक तथा धर्म बिल्कुल ही भिन्न तथा विपरीत क्षेत्र है। धर्म और धार्मिक आदेशों का राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक के कानून स्वयं अपने आप कानून एवं उन पर धार्मिक कानूनों का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वह केवल जनहित को अपना कर्तव्य मानता था, धार्मिक कानूनों के पालन को नहीं। उसने काजी मुस्कुद्दीन से कहा था कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई नियमित नियम शरीयत सम्मत है या नहीं है, मैं वही चाहता हूँ जिसे राज्य के हित में उचित समझता हूँ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो उलेमा की इच्छाओं का पालन इसमें कौन नहीं करता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सॉरी उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा अल्लाह का पद धारण किया था? ये किसने किया था? खलीफा उल्लाह का पद धारण। तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मुबारक शाह जो कि खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था, उसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ऐसा करना वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। उसने स्वयं को अल इमाम उल इमाम आजम खलीफा ए रब्द उल अल मीन अल मीन खिलाफत उल अल्लाह यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि और अमीर उल मोमिनी घोषित किया। ये अमीर उल मोमिनी इंपॉर्टेंट है।
ये किसको उपाधि दी जाती है? ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि है। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने समाप्त किया था? ये मुबारक शाह के द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये किसने किया था? तो ये मुबारक खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मुबारक खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बत उल इस्लाम का नाम दिया जाता है? तो ये देवगिरी को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, देवगिरी को। सुल्तान मुबारक खिलजी ने देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित इसका नाम बदल करके कुब्बत उल इस्लाम रखा था। कौन? ये मुबारक खिलजी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान बना था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रु ने उसके विरुद्ध का शत्रु और इस्लाम खतरे में है इसका नारा लगाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस्लाम खतरे में है या इस्लाम का शत्रु, ये किसको कहा जाता है? ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह को कहा जाता है। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमादुद्दीन रेहान ने किया था। फिर उसके बाद आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है तुगलक वंश। चैप्टर नंबर 5 तुगलक वंश। इसको हम लोग तुगलक वंश को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो तुगलक वंश से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।